Our today's topic is verticity vector. इसको स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर 1 में एक टर्म पढ़ चुके हैं जिसको मैंने आपको इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो बताया था, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या था रोटेशनल में और इरोटेशनल में, से मैथमेटिकली किस तरह चेक कर रहे थे। तो मैंने आपसे बोला था अगर हम अपनी मैथ की टर्म यूज़ करें, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ हमारे पास एक वेलोसिटी है और उसका क्रॉस प्रोडक्ट में लूँ नेबुला के साथ, तो मेरे पास बनेगा नेबुला क्रॉस वी। तो ये किसके इक्वल होता है? कर्ल के। अब अगर हमारे पास नेबुला क्रॉस वी का कुछ आंसर या कोई वैल्यू आती है, कोई यहाँ पे हमारे पास इसका जवाब आता है, कोई वैल्यू आती है, तो हम कंसिडर करते हैं कि कुछ ना कुछ कर्ल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। कर्ल एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास, तो ही हमारे पास जो है कोई वैल्यू आई है किसकी? नेबुला क्रॉस वी की। कोई भी वैल्यू आई है हमारे पास, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि इसके अंदर कुछ ना कुछ रोटेशन है, तो ही कर्ल आया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कर्ली हेयर्स की बात करते हैं, किसी के हेयर्स कर्ली होते हैं और किसी के स्ट्रेट होते हैं, तो अगर इनमें कर्ल है तो ही यहाँ पे रोटेशन है, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास कर्ल है यानी कि नेबुला क्रॉस वी का कुछ आंसर है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारे पास रोटेशन है। और अगर नेबुला क्रॉस वी का आंसर हमारे पास, यानी कि अगर हमारे पास कर्ल का आंसर जो हमने वी के ऊपर अप्लाई किया है इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो हम बोलेंगे हमारे पास यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं है, इसको हम बोलेंगे ये हमारे पास इरोटेशनल है। अब ये तो बहुत क्लियर हो गया कौन सी फ्लो जो थी वो रोटेशनल होती है और कैसे पता चलता है ये रोटेशनल है मैथमेटिकली, और कैसे पता चलता है कि ये इरोटेशनल है, हम कर लेके चेक कर लेते हैं। अब इसी टर्म को एक न्यू नेम दे दिया गया जिसे बोल रहे हैं हम वर्टिसिटी, यानी ये जो हमारे पास नेबुला क्रॉस वी है इसी को एक न्यू नेम दे दिया गया है जिसको हम बोलते हैं कि ये अब हमारे पास क्या है? जीटा। इस तरह से इसको शो करते हैं, इसको हमने जीटा का नाम दे दिया है और हम इसको रोटेशन वेक्टर भी कहते हैं और साथ में हम इसको वर्टिसिटी वेक्टर भी कॉल कर सकते हैं। अब पर्पस है यहाँ पर इसको एक न्यू नेम देने का। इसको न्यू नेम इसलिए दिया गया ताकि हम इसको भी कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख के बता सकें कि हमारे पास वर्टिसिटी जो आई है वो एक्स डायरेक्शन में कितनी आई है, वाई डायरेक्शन में कितनी आई है और जी डायरेक्शन में कितनी आई है। तो हम ऐसा करते हैं इसकी वैल्यूज को लिख लेते हैं डेल क्रॉस वी की, फिर हमें उसमें जब इसको कंपोनेंट्स फॉर्म में दोनों तरफ कंपेयर कर लेंगे आई जे के को, तो फिर हमारे पास एक्स की डायरेक्शन में होने वाली वर्टिसिटी, वाई की डायरेक्शन में और जी की डायरेक्शन में होने वाली वर्टिसिटी क्लियर हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं इसको जो है नेबुला क्रॉस वी को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये क्या आएगा हमारे पास? कर्ल किस तरह लिखते हैं? आई जे के, और यहाँ पे नेबुला की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जी। इसी तरह जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास हैं यू वी डब्ल्यू। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आई, इसकी मल्टीप्लीकेशन यहाँ लेंगे, हमारे पास आएगा पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल वाई माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल जी। इसी तरह फिर हम जे के लिए लेंगे, इसके माइनस को जो मैं अंदर अप्लाई कर देती हूँ प्लस जे लिखकर, पहले ये वाला लिख लेते हैं। इस तरह हम जे के लिए लिखेंगे, फिर हम के के लिए लिखेंगे। तो ये आई जे और के साथ जो वैल्यूज आई वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। अब हम अगर हम एक्साई के कंपोनेंट्स लें, कह लेते हैं कि जिसके कंपोनेंट्स हैं हमारे पास एक्साई जीटा, जीटा एक्स आई, इसी तरह जीटा वाई जे और जीटा जी के, ये थ्री हम इसके यानी कि जीटा एक्स, जीटा वाई और जीटा जी, ये इसके थ्री कंपोनेंट्स ले लेते हैं हम वर्टिसिटी के। तो अब हम दोनों साइड से इजीली कंपेयर कर सकते हैं। जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जीटा एक्स की वैल्यू आएगी, वो यहाँ लिख लेते हैं। तो जीटा एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा कंपेयर करने से? पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल वाई माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल जी। इसी तरह जीटा y आ जाएगा और जीटा z आ जाएगा, इसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं। ये हमारी वर्टिसिटी के तीनों कंपोनेंट्स आ गए। और ये वर्टिसिटी तब है जब हम 3D में वर्क कर रहे हैं, यानी कि हम लोग हमारी 3 डायमेंशनल वर्टिसिटी हो रही है, ओरिएंटेशन एक्स वाई जी तीनों डायरेक्शन में है, तो फिर ये तीनों हमारे पास फैक्टर आएंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ 2D में वर्क कर रहे हैं,
हम सिर्फ 2 डायमेंशनल फ्लो के साथ डील कर रहे हैं, तब इनमें से कौन सा वर्टिसिटी हमारे साथ उठकर आएगा, कौन सा कंपोनेंट आएगा, तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशन यानी u और v इन्वॉल्व होंगे। तो अगर हम इन तीनों को गौर से देखें तो इसमें इसमें और इसमें ये w वाला फैक्टर जब इन्वॉल्व जाता है कंपोनेंट, तो फिर ये हमारे पास v और ये u रहता है, लेकिन दोनों में w का फैक्टर इन्वॉल्व जाता है कंपोनेंट। तो हम लोग इसमें से ये वाला कहेंगे 2 डायमेंशनल के लिए फिर वर्टिसिटी इसके अबाउट होगी, z के अबाउट, और ये हमारे पास आएगी। तो 2 डायमेंशनल जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ जाता है या 2 डायमेंशनल वर्टिसिटी डील कर रहे हैं, तो हम ये वाला जो है वर्टिसिटी का वेक्टर लेंगे, ठीक है। और यहां से एक बात और क्लियर होती है कि जब भी हम 2D में वर्क कर रहे हैं तो इट्स मीन जो हमारी मोशन है वो एक प्लेन में हो रही है, ठीक है। जो हमारा फ्लूइड है वो एक प्लेन में मोशन कर रहा है, ठीक। ये क्लियर हो गया हमें यहाँ से 2D के अंदर। तो हमें इस फैक्टर से ये पता चलता है, इस वाले वर्टिसिटी वेक्टर से, कि जब हम 2 डायमेंशनल मोशन को डील कर रहे होते हैं जो कि प्लेन मोशन होती है, तो हमारा वर्टिसिटी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होता है। यानी अगर हम लोग इस तरह मूव कर रहे हैं एक प्लेन के अंदर, तो जो हमारा वर्टिसिटी वेक्टर होगा वो इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा 2 डायमेंशनल में। ये एक और हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन पता चलती है। So we can simply say that verticity vector is perpendicular to the plane of motion. ये लास्ट वाला जो नोट है मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, verticity vector is perpendicular to plane of motion, और ये for 2D के लिए है, ठीक है। ये हमने जो वर्टिसिटी के वेक्टर्स निकाले हैं, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, जो हमने सब निकाले हैं, ये हमने निकाले हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। इसी तरह जो है हम लोग वर्टिसिटी को पोलर में भी लिख सकते हैं, पोलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, फिर इसी तरह स्फेरिकल में, वो आपके नोट्स में मेंशन है, पोलर में भी, स्फेरिकल में भी, ठीक है। तो अगर हमें अब पेपर में कोई प्रॉब्लम आता है जिसके अंदर हमें वैल्यूज दी हुई हैं किसी भी वेलोसिटी की, फॉर एग्जांपल u और v की, और हमें यहाँ वर्टिसिटी निकालने को कहा जाएगा, तो हम देखेंगे कि हमें किस तरह की वेलोसिटी दी गई है। अगर वेलोसिटी जो हमारे कार्टेशियन में दी गई है, तो फिर हम लोग जो वर्टिसिटी कंपोनेंट्स निकालेंगे वो भी कार्टेशियन में निकालेंगे, यानी xi x, xi y, xi z। और अगर हमें जो है हमारी वेलोसिटी दी गई है सिलेंड्रिकल में, फॉर एग्जांपल वो इस तरह से है कुछ vr इज इक्वल टू r sin थीटा, तो फिर हम इसके लिए जो अपना वर्टिसिटी कंपोनेंट निकालेंगे वो भी हम लोग सिलेंड्रिकल में ही निकालेंगे, ठीक है। वन थिंग मोर जो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं वो ये कि हमेशा जब हमारे पास रोटेशन किसी चीज में स्टार्ट होती है ना, तो वो स्टार्टली इनिशियली वो हमारे पास जब फ्लो स्टार्ट होता है पहले वो रेस्ट में है, देन वो फिर फ्लो में आता है। तो उसके अंदर अगर रोटेशन आ रही है तो वो स्टार्टिंग में इरोटेशनल होती है हर फ्लो, कुछ देर के बाद वो रोटेशन पकड़ती है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम कह लेते हैं कि हमारे पास एक क्लॉक ले लेते हैं, उसके जो है निडल्स हैं, जब इसमें सेल डलेगा, इनिशियली ये रेस्ट पर है, जब इसके अंदर हमारे पास सेल हम डालेंगे, जब ये वर्क करना स्टार्ट होगा तभी इसके अंदर रोटेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इनिशियली जो है हमारे पास हमेशा इरोटेशनल होता है और देन उसके अंदर रोटेशन आती है। ये भी एक पॉइंट था जो क्लियर करना था। नाउ वी अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि व्हाट इज वर्टिसिटी वेक्टर। सो अब हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि व्हाट इज वर्टेक्स लाइन। जैसे हम लोगों ने पढ़ी थी स्ट्रीम लाइन, उसी से आगे हम लोग पढ़ेंगे अब वर्टेक्स लाइन। तो इनमें डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में क्या है, स्ट्रीम लाइन में, वर्टेक्स लाइन में। वर्टेक्स लाइन के लिए स्ट्रीम लाइन की डेफिनेशन को रिवाइज करते देखें। अ वर्टेक्स लाइन इज अ कर्व ड्रॉन इन द फ्लूइड। सेम उन्हीं लाइन पे आ हमारे पास स्ट्रीम लाइन, फॉर एग्जांपल यहां से स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं अगर हम, a stream line is a curve drawn in the fluid such that the tangent to it at every point is in the direction of the fluid velocity v at that point। यानी कि अगर हमारे पास कोई एक कर्व है, उस कर्व के ऊपर अगर हम कहते हैं इस एक पॉइंट के ऊपर ये जो टेंजेंट है, द टेंजेंट टू इट एट एवरी पॉइंट, हर एक एक पॉइंट के ऊपर जो हमारा टेंजेंट है इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी v। जो भी फ्लूइड की वेलोसिटी हो उस डायरेक्शन में ड्रॉ किया जाने वाला हर टेंजेंट जो मिलके हमारे पास लाइन बनाएगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन। अगर इसी को अब हमने रिलेट करना है वर्टेक्स लाइन से, तो हम क्या कहेंगे, स्ट्रीम लाइन की जगह बोल देंगे वर्टेक्स लाइन, यानी कि यहाँ पे चेंजिंग करेंगे।
अ कर्व ड्रॉन इन द फ्लूइड, कि ये कर्व है जो फ्लूइड में ड्रॉ किया जाता है, सच दैट द टेंजेंट टू इट एट एवरी पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी की जगह हम कह देंगे वर्टिसिटी वेक्टर, यानी कि एक ऐसा कर्व जिसकी किसी एक यानी के पॉइंट पर, उस एक पॉइंट पर जो उसकी वर्टिसिटी की डायरेक्शन है, उसके जो टेंजेंट है उसकी डायरेक्शन में हो। यहां पे था जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, टेंजेंट जो है वो उस डायरेक्शन में हो, यानी कि हमारा जो टेंजेंट और वेलोसिटी है वो पैरेलल हो। यहां पे है कि जो हमारा टेंजेंट है वो वर्टिसिटी के पैरेलल हो, यानी कि जीटा के। तो यहां पे हमारे पास जीटा और टेंजेंट दोनों पैरेलल हैं, यहां पे हमारे पास वेलोसिटी और टेंजेंट दोनों पैरेलल हैं। तो वहां पे हम लोग इसकी इक्वेशन निकालने के लिए स्ट्रीमलाइन की डिफरेंशियल इक्वेशन जो कैलकुलेट करते थे, उसके लिए हम लेते थे वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट उसके टेंजेंट के साथ। यहां पे हम लोग जीटा का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे टेंजेंट के साथ, तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन निकलेगी। तो वो हम अभी फाइंड करते हैं। नाउ वी विल कैलकुलेट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर अ वर्टेक्स लाइन, सेम स्ट्रीम लाइन के ऊपर ही, जिस लाइंस के ऊपर ही हम चलते हुए इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो वहां पे हमने v क्रॉस पहले ही बता चुकी हूँ, v क्रॉस टेंजेंट यानी कि dr ओवर ds, ये दोनों पैरेलल हैं इसलिए इनका क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 आता है। क्लियर आपको अच्छे से, क्योंकि आई क्रॉस आई जब हम लेते हैं दोनों जब पैरेलल होते हैं तो फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है। तो इसी तरह वेलोसिटी और टेंजेंट क्रॉस प्रोडक्ट में थे तो ये हमारे पास 0 था। तो अब हमने ये था हमारे पास स्ट्रीम लाइन के केस में ना, ये वाली चीज। तो अब हम लोग वर्टेक्स की लाइन के केस में हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं वर्ट, यानी कि जीटा क्रॉस डी आर ओवर डी एस का क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा 0। और अब हम अगर इसको ds उस साइड पे चला जाएगा, हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगा जीटा क्रॉस डी आर इज इक्वल टू 0। और क्रॉस प्रोडक्ट को हम डिटर्मिनेंट में कैसे लिखते हैं वो हम लिख लेते हैं। अब ये हमारे पास आ जाएगा आई जे के, एंड यू आर वेरी वेल नोन अबाउट जीटा कंपोनेंट्स, जीटा एक्स, जीटा वाई, जीटा जी, और डी आर के जो कंपोनेंट्स हमारे पास आएंगे डी एक्स, डी वाई, डी जी इज इक्वल टू 0, कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल आ गई। अब इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा आई, डिटर्मिनेंट ओपन कर रही हूँ जस्ट, जीटा वाई डी जी, इधर फिर इधर क्या आएगा माइनस जीटा जी डी वाई, नेक्स्ट आ जाएगा जे के लिए, इसको जे के लिए के अंदर अप्लाई कर देती हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा जीटा जीटा जी डी एक्स माइनस जीटा एक्स डी जी, और के लिए हमारे पास आ जाएगा जीटा एक्स डी वाई माइनस जीटा वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम 0 को भी जो है वो इस तरह लिख सकते हैं 0i प्लस 0j प्लस 0k, एंड कंपेयर बोथ साइड कंपोनेंट्स को करने से हमारे पास जो इक्वेशंस आएंगी वो 3 इक्वेशन इस तरह से आ जाएंगी, जीटा वाई डी जी माइनस जीटा जी डी वाई इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये आएगी, सेकंड आएगी जीटा जी डी एक्स माइनस जीटा एक्स डी जी इज इक्वल टू 0, और थर्ड इक्वेशन आ जाएगी ये। और अब हम इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये पोस्ट इस तरह हो जाएगा, इसको रिमूव कर लेते हैं, ये भी इक्वल किस तरफ आ जाएगा, इसको रिमूव कर लेते हैं, और ये भी इक्वल किस तरफ आ जाएगा, इसको रिमूव कर लेते हैं। अब हम इसको और ब्यूटीफुल फॉर्म में ले जाते हैं, और अब ये हमारे पास इसको और अच्छी फॉर्म में ले जाते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर जीटा वाई इज इक्वल टू डी जी ओवर जीटा जी। इस तरह बाकी दोनों भी लिख लेते हैं, ये देखिए बाकी दोनों भी लिख लिए। अब हमारे पास यहाँ पे डी वाई जीटा वाई जो है वो डी जी ओवर जीटा जी के इक्वल है। इसी तरह जो डी एक्स और डी एक्स बाय जीटा एक्स जो है वो डी जी ओवर जीटा वाई जी के इक्वल है। और ये एक्स और जो वाई ये दोनों आपस में भी एक दूसरे के इक्वल है, तो इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हुए। तो हमारे पास क्या डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, बाय 1 2 एंड 3 हम इस तरह से लिख सकते हैं फिर डी एक्स डिवाइडेड बाय zeta x is equal to dy divided by zeta y is equal to dz divided by
जीटा जी। जैसे कि हमने स्ट्रीम लाइन के केस में डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी, डी एक्स डिवाइडेड बाई यू इज इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू डी जी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू। और अगर हम 2 डायमेंशन में वर्क करें तो फिर हमारी एक रिमूव हो जाएगी, सिर्फ हम फर्स्ट 2 के साथ रह जाएंगे, लेफ्ट कर जाएंगे। तो इस तरह 2 डायमेंशनल के लिए सिर्फ हम इतनी यूज करेंगे। तो हम इस इक्वेशन की हेल्प से अगर हमें किसी भी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स दिए हैं, फॉर एग्जांपल एक वेलोसिटी दी हुई है, उसके कंपोनेंट्स हमें दिए जाएं यू आई एंड वी जे प्लस डब्ल्यू के, और इन यू वी डब्ल्यू की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अगर ये हमें गिवन है, फॉर एग्जांपल हमें यू कुछ गिवन है ए जी समथिंग, एंड इसी तरह हमारे पास वी कुछ गिवन है, कोई भी हम रख लेते हैं बी एक्स समथिंग कुछ भी। अगर हमारे पास ये गिवन है तो हम यहाँ से पहले वर्टिसिटी कंपोनेंट्स निकालेंगे, यानी कि एक्साई एक्स निकालेंगे, एक्साई वाई निकालेंगे, देन इसको इस वाली इक्वेशन में पुट करके फिर हम वर्टेक्स लाइन निकालेंगे। तो वर्टेक्स लाइन इजीली निकल जाएंगी अगर हमें वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, जिस तरह से भी गिवन है, हम पहुंचेंगे, पहले किसको अप्रोच करेंगे, वर्टिसिटी कंपोनेंट x को, वर्टिसिटी कंपोनेंट y को, और देन उसको इस इक्वेशन में पुट रख के हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाता है वर्टेक्स ट्यूब। जैसे स्ट्रीम लाइन के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था स्ट्रीम ट्यूब, इसी तरह अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वर्टेक्स ट्यूब। स्ट्रीम ट्यूब के केस में हमने कहा था अगर हम एक क्लोज कर्व लेते हैं, ठीक है, और इसमें से अगर हम इसके हर कर्व के ऊपर स्ट्रीम लाइन ड्रॉ कर दें, स्ट्रीम लाइन ड्रॉ कर दें, तो हमारे पास क्या बन जाता है, स्ट्रीम ट्यूब बन जाती है। तो इस वाले केस में हम बोलेंगे कि अगर हमारे पास एक क्लोज कर्व सी है और इसके हर पॉइंट के ऊपर अगर हम क्या ड्रॉ कर दें, स्ट्रीम लाइन की जगह वर्टेक्स लाइन ड्रॉ कर दें, थ्रू आउट पूरा क्लोज कर्व अगर हम इसके ऊपर ये ड्रॉ कर दें तो ये हमारे पास वर्टेक्स ट्यूब बन जाएगी। और फिजिकली हम इसको कैसे देखते थे, स्ट्रीम ट्यूब को हमने फिजिकली किस तरह देखा था, फॉर एग्जांपल मैंने कहा था ये हमारे पास एक पाइप है, तो पाइप के अंदर यहां से इनफ्लक्स हो रहा है, वाटर इसमें जा रहा है, हमारे पास एंटर हो रहा है, तो वो पानी जब इसके अंदर एंटर हो रहा है यहां से वो बाहर भी निकल रहा है। तो हम लोगों ने कहा था कि ये जो सिर्फ हम एक पार्टिकल को यहां से एंटर करके यहां निकालेंगे तो वो सिर्फ एक लाइन की फॉर्म में होगा, लेकिन अगर हम इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसके हर एक एक पॉइंट से पार्टिकल को आई की तरफ मूव करवाएंगे और वो हमारे पास जो है वो स्टडी केस में है, तो हम क्या बोलेंगे इसको कि ये यूं हमारे पास हर पॉइंट पर, हर पार्टिकल के यानी तमाम तक क्रॉस सेक्शन एरिया के हर पॉइंट पर अगर हम स्ट्रीम लाइन को क्रॉस करवाएंगे, यानी सारे के अंदर से फ्लूइड जो है वो पास कर रहा है और यहां से निकलेगा इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो ये जो हर हमने कर्व के जगह पे पूरा एक पाइप कंसिडर कर लें, हाथ में कोई बॉल पॉइंट पकड़ लें, तो उसकी थोड़ा मोटा मार्कर पकड़ लें, तो आप देखेंगे कि अगर हम उस मार्कर को यूं, इसकी एक साइड ये होगी और एक साइड ये होगी, तो इसके अंदर से एंटर हो रहा है, इसके अंदर से निकल रहा है, तो इस कर्व के हर तरफ से अगर हम इस क्रॉस सेक्शन के हर तरफ से अगर एक पॉइंट पर स्ट्रीम लाइंस जो है वो ड्रॉ करते हैं, स्ट्रीम लाइन बेसिकली सॉलिड बाउंड्रीज है हमारे पास किसी भी फ्लूइड के जहां से वो मूव करता हुआ निकल रहा है, तो ये अगर हम ड्रॉ कर देते हैं तो वो हमारे पास जब सारी इकट्ठी ड्रॉ हो जाती है तो पूरा एक हमें जाल सा नजर आएगा लाइंस का बना हुआ। तो उस बने हुए जाल को, उस बने हुए लाइन को अगर आप हाथ के पंजे को खोलकर देखें इस तरह से और इसको थोड़ी सी राउंड शेप दे दें अपने हाथ को, तो आपको नजर आएगा, मतलब ये पूरे जाल की तरह स्ट्रीम ट्यूब जो है किसी एक क्रॉस सेक्शन एरिया से यूं निकलती है, तो वो हमारे पास स्ट्रीम ट्यूब बनाती है। अगर इसी वाली स्ट्रीम ट्यूब के अंदर हम ये कह दें कि इसके अंदर वर्टिसिटी भी इन्वॉल्व हो गई है, रोटेशन भी इन्वॉल्व हो गई है, तो क्या होगा कि यही सब जो हमारे पास ट्यूब बनी हुई है ये ना सिर्फ आगे की तरफ उसमें मोशन आ रहा है, बल्कि जो इसके अंदर फ्लूइड है वो रोटेट भी होना शुरू हो गया, ऐसे रोटेशन उसके अंदर आ रही है जो, और ये जो रोटेशन इसके अंदर आ रही है उस रोटेशन से बनती हुई जो हमारे पास लाइंस आएंगी यहाँ पर, वो भी हमें इसी तरह, यही लाइंस इसी तरह नजर आएंगी, लेकिन सिर्फ इसमें एक रोटेशन आ जाएगी, तो ये भी बिल्कुल वही शेप, वही शक्ल, वही व्यू प्रेजेंट करती है हमें जो कि स्ट्रीम ट्यूब कर रही थी, वर्टेक्स ट्यूब भी वही प्रेजेंट कर रही है, सिर्फ इसमें वर्ड की चेंजिंग आ गई। उसमें हमने कहा था हर पॉइंट के ऊपर हम लोग स्ट्रीम लाइन ड्रॉ करें तो
स्ट्रीम ट्यूब बनती है। यहाँ पे हम हर पॉइंट के ऊपर वर्टेक्स लाइन ड्रॉ करें तो वर्टेक्स ट्यूब बनती है। और यहाँ पे भी वही चीजें कि हमारे पास जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है जहां से फ्लूइड एंटर हो रहा होता है उसके एज कंपेयर जब ये स्ट्रीम ट्यूब या वर्टेक्स ट्यूब की फॉर्म बना लेते हैं तो इनकी लेंथ इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से ज्यादा होती है, यानी कि ये इन्फिनाइट होती है और ये इन्फिनिट सिमिलरली वेरी स्मॉल होती है। तो वेरी स्मॉल होने की वजह से इन जो लेंथ्स में हमारे पास यहाँ पे वर्टेक्स लाइंस हैं इनको हम बोल लेते हैं कि ये वर्टेक्स ट्यूब है। और ये जो छोटा सा एरिया है जिसका क्रॉस यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया हमेशा छोटा होगा जहां से वाटर जो पास कर रहा होता है, जो कि ट्यूब की लेंथ बहुत ज्यादा होंगी, तो उसको हम बोल लेते हैं कि ये हमारे पास वर्टेक्स फिलामेंट है। ठीक है, और सिंपल वर्टेक्स भी कॉल कर लेते हैं, वर्टेक्स या फिर वर्टेक्स फिलामेंट। सिर्फ इसके एज कंपेयर इसकी जो हमारे पास लेंथ है कम होने की वजह से हम इसे कॉल कर लेते हैं ये हमारे पास वर्टेक्स है। क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत स्मॉल है, इन्फिनिटेसिमल है। अब जब हमने स्ट्रीम ट्यूब भी पढ़ ली तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इसकी स्ट्रेंथ का। नाउ वी विल कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ वर्टेक्स ट्यूब। जैसे हमने पहले जो है स्ट्रीम ट्यूब की कैलकुलेट की थी स्ट्रेंथ, अब हम लोग वर्टेक्स ट्यूब की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। स्ट्रीम ट्यूब की स्ट्रेंथ के लिए जो है हम लोगों ने बिल्कुल एक ट्यूब कंसिडर की थी और हमने जो है अपना फ्लूइड स्टेडी रखा था। इसके हमने 3 सरफेसेस बनाई थी। एक सरफेस को हमने नेम दिया था S1 का, एक सरफेस को हमने नेम दिया था S2 का और एक सरफेस को हमने नाम दिया था S3 का। जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लूइड अंदर की तरफ एंटर हो रहा था उसको हमने बोला था S1 सरफेस, और जिसमें से फ्लूइड बाहर निकल रहा था उसको हमने बोला था S2 सरफेस, और जिसके अंदर बनते वो हमारे पास ट्यूब क्रिएट हो रही थी, ये वाली फुल ये जो हमारे पास बनी हुई है इसको हमने कंसिडर किया था ये S3 है। और जब भी हम लोग किसी फ्लूइड को इनसे पास करवा रहे थे तो हमने बोला था कि वहां से मैस फ्लक्स जो होगा वो हमारे पास आएगा, तभी हम उसकी स्ट्रेंथ को काउंट कर सकेंगे। तो मैस फ्लक्स के लिए यूनिट नॉर्मल ड्रॉ किए जाते हैं, तो हमने यूनिट नॉर्मल ड्रॉ किए थे। इसके ऊपर एन कैप इस तरह से ड्रॉ हुआ था, इसके ऊपर एन कैप इस तरह से ड्रॉ हुआ था और इसके ऊपर एन कैप इस तरह से ड्रॉ हुआ था। ये वेलोसिटी यहाँ पे इस डायरेक्शन में थी और हमने यहाँ पे शुरू में ये चीज बोल दी थी कि हम लोग जो है वो स्टेडी फ्लूइड ले रहे हैं। तो हमारे पास जो है स्टेडी के लिए हमें पता है कि पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी, यानी कि डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है हमारे पास डेरिवेटिव नहीं देगी, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं होगा इसमें। तो फिर जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो हमारे पास होती है पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी प्लस डेल डॉट रो वी इज इक्वल टू 0। अगर इसमें से मास फ्लक्स हो रहा है तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को फॉलो कर रहा था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को फॉलो कर रहा था। हमने स्टेडी केस लिया तो ये चीज कट गई, तो हम रह गए डेल डॉट रो वी इज इक्वल टू 0 के साथ। और हमने वहां पे ये बोला था कि हमारा जो है गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम हमें ये बताता है कि सरफेस इंटीग्रल रो वी डॉट एन कैप डी एस के लिए होता है वॉल्यूम इंटीग्रल टा डेल डॉट रो वी डीटा इसके इक्वल। तो हमें यहां से हमने कहा था क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में बताया कि ये चीज 0 है तो हमने इस पूरी फैक्टर को 0 लिख दिया। तो हमने कहा था कि सरफेसेस के ऊपर जो हमारा फ्लक्स है वो इज इक्वल टू 0 आएगा। फिर हमने सरफेसेस के सारे फ्लक्स अलग अलग कर लिए थे, S1 के लिए, S2 के लिए, S3 के लिए इज इक्वल टू 0। ऐसा हमने इन केस ऑफ स्ट्रीम ट्यूब किया था। अब इन केस ऑफ वर्टिसिटी यानी कि हम लोग वर्टेक्स ट्यूब की केस में जब स्ट्रेंथ फाइंड करें तो हम ये नहीं देख रहे कितना मैस फ्लक्स हो रहा है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसको जो है वो बिल्कुल स्किप नहीं करना अपने माइंड से। इसको जो आपने याद रखना है क्या है कि हम लोग यहाँ पे अब मैस फ्लक्स डिस्कस नहीं कर रहे कि कितना इसमें से मैस फ्लक्स हो रहा है, ये हमने काम कर लिया। अब हमने देखना है इसकी वर्टिसिटी की स्ट्रेंथ कितनी है। तो अगर हम किसी चीज की वर्टिसिटी की स्ट्रेंथ को काउंट करें तो हमारे लिए हम ये बॉदर नहीं करते कि मास वो जो फ्लूइड है वो किधर से आ रहा है किधर से जा रहा है, ये चीज जो है वो इग्नोर हो जाएगी। मतलब हम ये नहीं इस तरह से नहीं चल सकते कि हम स्टडी ले लेते हैं और फिर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉलो करवाते हैं और फिर जो है वो ये 0 निकलती है और फिर हम सरफेसेस का सम इज इक्वल टू 0 लेते हैं। इसमें डिफरेंट अप्रोच यूज होती है। इसमें जो हम अप्रोच यूज करेंगे अब हम उसको देख लेते हैं। उसको देखने से पहले ये बता चुका हूं कि यहाँ पे ये देखिए वेलोसिटी और एन कैप क्योंकि मैस फ्लक्स ले रहे थे, ये इनफ्लक्स था तो ये नेगेटिव था,
ये आउटफ्लक्स था और एन कैप दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, तो ये पॉजिटिव था। और यहाँ पे ये जो वेलोसिटी एन कैप के साथ 90 का एंगल बना रही थी, तो आपको पता है वी डॉट एन कैप जो है हमारे पास दोनों परपेंडिकुलर हो जाए तो जीरो हो जाता है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट बहुत क्लियर था कि यहाँ पे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये जीरो है। तो अब हमारे पास वर्टिस ट्यूब के केस में मैं आपके साथ ये डिस्कस करती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। इस केस में भी हमारे पास स्ट्रीम ट्यूब इस तरह से है, सॉरी वर्टेक्स ट्यूब इस तरह से है, और ये इसकी सरफेसेस हैं S1, ये इसकी सरफेस है S2 और ये इसकी सरफेस है S3। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो वर्टिसिटी की डायरेक्शन ये इधर इस तरह हमारे पास वर्टिसिटी है। जैसे वहां पे यहाँ V लेते थे, यहाँ पे हम इसको जीटा शो करेंगे, हम कहेंगे ये हमारी वर्टिसिटी है। अब ये नहीं पता हमारी वर्टिसिटी हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, इससे हटकर हम इसको सिंपल वे में ऐसा करते हैं, हम इन जो हमारे पास यूनिट नॉर्मल ड्रॉ करते हैं उनके नेम रख लेते हैं। कि मैं कहती हूँ इस वाले सरफेस के ऊपर जो यूनिट नॉर्मल ड्रॉ किया उसे मैं कहती हूँ ये मेरे पास N1 कैप है, इस पे जो यूनिट नॉर्मल ड्रॉ किया इसे मैं कहती हूँ ये N2 कैप है, और इस पे जो मैं यूनिट नॉर्मल ड्रॉ करती हूँ इसे मैं कहती हूँ ये N3 कैप है। ठीक है, इस तरह से इसको नेम दे लेते हैं। और अब इसके ऊपर पहले हम गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाते हैं। सरफेस तो हमें पता चल गई ना, हमारी टोटल सरफेस है S1 प्लस S2 प्लस S3, और जब हम इसके ऊपर गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएंगे तो ये हमारे पास अब वर्टिसिटी की स्ट्रेंथ के लिए आएगा, तो ये आएगा जीटा डॉट एन कैप ds, और जब इस पे गाउस डाइवर्जेंस अप्लाई होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा टा डेल नेबुला डॉट एक्साई थीटा। अब अगर हम यहाँ पे इस टर्म को बॉदर करें तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, नेबुला डॉट एक्साई जीटा। जीटा की वैल्यू आपको अच्छे से पता क्या होती है, जीटा किसके इक्वल है हमारे पास, नेबुला क्रॉस वी के। अब जब हम इस की डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ना नेबुला क्रॉस वी के साथ, मैथमेटिकली आप इसको यहाँ पुट करके जब इसके ऊपर दोबारा नेबुला अप्लाई करते हैं तो ये जवाब जीरो हो जाता है। ये जवाब जीरो होने का मतलब हमारे पास ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो हमने इस अप्रोच से यहाँ पे इसको जीरो किया। ठीक है, तो हमारे पास सरफेसेस का जो वर्टिसिटी स्ट्रेंथ है यहाँ पे ds इज इक्वल टू जीरो आ जाएगी। अब यहाँ पे हम सारी सरफेस की बारी बारी पुट करते हैं, लेकिन इस जगह पे हमने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी देख लिया कि जब हम किसी भी चीज की डाइवर्जेंस, किसी वेक्टर की डाइवर्जेंस लेते हैं तो वो अगर जीरो आ जाए तो ये मैथ का हमने एक और टर्म पहले पढ़ी हुई, आप लोगों ने ये नहीं पढ़ी, मैं न्यू इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। तो अगर किसी भी वेक्टर की हमारे पास अगर हम डाइवर्जेंस लें, ठीक है, यानी मेरे सिंपल वर्ड्स में कहने का ये मीनिंग है, हम नेबुला डॉट किसी भी वेक्टर पे अप्लाई करें, यहाँ पे वो है हमारे पास जीटा, अप्लाई करें वो जवाब जीरो आ जाए तो हम बोलते हैं वो हमारे पास सोलेनॉइडल है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट हम अब ये कह सकते हैं कि वर्टिसिटी से डायरेक्ट हम ये कह सकते हैं जो वर्टिसिटी है वो सोलेनॉइडल है। अब सोलेनॉइडल क्या है, मतलब ये तो मैंने सिर्फ आपको ये बता देना कि मैथ के अंदर जब भी किसी वेक्टर की डाइवर्जेंस ली जाए वो जीरो आए तो वो सोलेनॉइडल बनाता है। तो सोलेनॉइडल होता क्या है, एक ऐसा फ्लो होता है ये जिसमें हम कहते हैं किसी इसका नो सोर्स नो सिंक, यानी कि ये इसका कोई सोर्स और कोई सिंक नहीं है, बस हमें इतना पता है कि ये सोलेनॉइडल यानी कॉइल की सूरत में बस मोशन हो रही है, कॉइल की सूरत में। जैसे हम लोग जब कोई करंट किसी जगह से वायर से प्रोड्यूस भेजते हैं तो हमको इनपुट देते हैं और फिर उसके बाद वो उसके अंदर मूव करके आगे जाता है। तो वो कह रहा है जब हम लोग किसी मैथ के अंदर किसी भी वेक्टर की डाइवर्जेंस ले वो जीरो आ जाए, इसका मतलब उसका कोई सोर्स और सिंक नहीं है, बस हमने उसके अंदर सिर्फ वर्टिसिटी देखनी है। तो अब हमने यहाँ पे हमें दो बातें क्लियर हो गई, एक तो ये कि हमारे पास सरफेसेस के ऊपर जो वर्टिसिटी उसका सम इज इक्वल टू जीरो आ गया, तो हम इसे लिख लेंगे, और दूसरा हमें ये भी पता चल गया है कि जो हमारे पास वर्टेक्स ट्यूब के अंदर हम स्ट्रेंथ चेक करने जा रहे हैं उसका हमें ये नहीं पता जी इनपुट क्या है, वो क्लॉकवाइज है काउंटर क्लॉकवाइज है, हम बस वर्टिसिटी की स्ट्रेंथ बता रहे हैं हर सरफेस पे कितनी है। तो वर्टिसिटी की स्ट्रेंथ अब हम किस तरह लिख सकेंगे, इसको हम लिख लेते हैं। फर्स्ट सरफेस के लिए हमारे पास क्या बनेगी, S1 के लिए ये आ जाएगी जीटा डॉट एन कैप, क्योंकि वन सरफेस के लिए यहाँ पे हमने N1 लिया था तो आ जाएगी ds1 प्लस इसी तरह
S2 zeta डॉट N2 ds2 और प्लस फिर थर्ड के लिए आ जाएगी S3 zeta N3 कैप ds3 और ये सब जो हमारे पास सम कितना आएगा इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये देखिए ये जीटा जो है इसकी डॉट प्रोडक्ट हमारे पास किसके साथ आ रही है, उसके यूनिट नॉर्मल के साथ, ठीक है। तो ये जीटा डॉट एन दोनों परपेंडिकुलर जब आएंगे तो इनकी जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये तो हमारा रिमूव हो गया यहाँ से। अब हमारे पास सिर्फ ये दो रह गए, ठीक है। और अगर हम इसको S1 जीटा N1 ds1 ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस S2 जीटा डॉट N2 ds2। अब यहाँ पर हम लोगों ने वो चीज नहीं ली कि वहां से इनफ्लक्स था या आउटफ्लक्स था, यहाँ पे हमने जस्ट वर्टिसिटी की फॉर्म में इसको प्रेजेंट कर दिया और हमने रिलेशन बनाया कि N1 और N2 जो हैं ये एक दूसरे के साथ किस तरह से हैं, इनका आपस में क्या रिलेशन है। N1 इधर कोई यूनिट नॉर्मल था और दूसरा जो N2 था वो इस तरफ कोई यूनिट नॉर्मल था, यानी कि N1 जो है वो इज इक्वल टू है N2 माइनस के, हम ये कह सकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर यहाँ पे मैं N1 की जगह माइनस N2 यूज कर सकती हूँ, या फिर यहाँ पे N2 की जगह मैं जो N1 यूज कर सकती हूँ, माइनस N1 यूज कर सकती हूँ। तो उससे ये माइनस माइनस कट जाएगा और ये पॉजिटिव हमारे पास आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा फिर यहाँ पे हमारे पास S1 जीटा डॉट N ds इज इक्वल टू जीटा 2 xi डॉट N ds। और अगर मैं एन कैप को रिमूव करना चाहती हूँ ये ds के साथ तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर वेक्टर लगा देती हूँ। तो ये मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या बन जाएगा, वो ये आ जाएगा कि S1 सरफेस के लिए जीटा डॉट ds इज इक्वल टू S2 सरफेस के लिए जीटा डॉट ds। तो ये हमने जो है वो स्ट्रेंथ निकाल दी। और अब हम अगर इसको देखें तो देखें S1 और S2 के ऊपर जो हमारी वर्टिसिटी की स्ट्रेंथ आ रही है वो सेम आ रही है। तो यहां से हमारे पास जो रिजल्ट निकलता है हम ये कह सकते हैं कि यूनिट नॉर्मल्स एट क्रॉस सेक्शन एट S1 and at S2 are taken to be in the same sense। ऊपर से हमने जिस तरह भी इसको यूज किया टर्मिनोलॉजी को, हमने कहा जी N1 जो है वो यहाँ पे माइनस N2 इनका ये रिलेशन है। ये करते करते हमने मैथमेटिकली जो ये टर्म निकाली इससे हमें ये पता चल रहा है कि S1 और S2 सर्फेसेस आर टेकन टू बी इन द सेम सेंस, कि जो इनके ऊपर यूनिट नॉर्मल्स एट द क्रॉस सेक्शंस दिए गए हैं दोनों पे S1 पर S2 पर यूनिट नॉर्मल्स जो ड्रॉ किए गए हैं इनके ऊपर वो एक ही सेंस में है। यहाँ से पता चल रहा है, उधर ऐसा नहीं था स्ट्रीम ट्यूब के केस में। इस केस में ये हमारे पास सेम सेंस में लिए जा रहे हैं। तो फिर क्या रिजल्ट निकला, बहुत ही क्लियर रिजल्ट हम ये दे सकते हैं कि जब हमारे पास वर्टेक्स ट्यूब है तो जारी बात है सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन है तो रोटेशन है, रोटेशन है तो वर्टेक्स ट्यूब है। तो इस वाले क्रॉस सेक्शन पे भी कुछ सर्कुलेशन है, इस वाले क्रॉस सेक्शन पे भी कुछ सर्कुलेशन है, दोनों क्रॉस सेक्शन पे S1 पे भी और S2 पे भी सर्कुलेशन है। और वो सर्कुलेशन इस इक्वेशन ने शो किया, ये जो हमने ऊपर ये वाली इक्वेशन निकाली है, इस इक्वेशन ने ये शो किया कि जो सर्कुलेशन है ये दोनों क्रॉस सेक्शन पर क्या है, इक्वल है। तो इसके लिए हम लाइन लिख सकते हैं कि इक्वेशन 2 इंडिकेट दैट सर्कुलेशन एट क्रॉस सेक्शन S1 एंड एट क्रॉस सेक्शन S2 इज इक्वल, यानी कि इज इक्वल, दोनों क्रॉस सेक्शन पे ये इक्वल है। और इस रिजल्ट से हमें पता चलता है कि फिर हम लोग जो हैं इसको हर क्रॉस सेक्शन के लिए इसकी कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है, हर क्रॉस सेक्शन के लिए इसकी कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो फिर हम इसको आर्बिट्रेरी जो है वो सपोज कर सकते हैं कि हमारे पास सरफेस की स्ट्रेंथ आर्बिट्रेरी जो वर्टिसिटी की स्ट्रेंथ है वो ये हो जाएगी, क्योंकि वो हर सरफेस के लिए सेम आने वाली है। तो फिर हम इसको आर्बिट्रेरी ये कंसिडर कर लेंगे। ठीक हो गया।
अब इन द एंड हम ये कह सकते हैं कि ना सिर्फ ये वर्टिसिटी की स्ट्रेंथ को शो कर रहा है, क्योंकि ये हर सरफेस के लिए हमारे पास कांस्टेंट आती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये साथ साथ फ्लक्स ऑफ वर्टिसिटी को भी सरफेस के अंदर शो कर रहा है। सिर्फ ये हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ वर्टिसिटी को नहीं, बल्कि हमारे पास ये फ्लक्स को भी, फ्लक्स ऑफ वर्टिसिटी इस सरफेस के लिए जो है उसको भी शो करेगी ये टर्म। इसी तरह सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि वर्टेक्स ट्यूब के केस में हम इंडिपेंडेंट है चॉइस ऑफ ओपन सरफेस के लिए, यानी कि हमारे लिए कोई भी हम बाउंड नहीं है कि हमारी सरफेस जो है ऐसे या ऐसे या ऐसे इस तरह कोई भी फिक्स हो। हम किसी भी तरह की सरफेस के लिए अपनी वर्टिसिटी को ये ले सकते हैं। ये हमें शो करेगा ये हमारे पास फ्लक्स ऑफ वर्टिसिटी है विद इन द सरफेस। ठीक हो गया। होप सो कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको स्ट्रीम ट्यूब की स्ट्रेंथ में और वर्टेक्स ट्यूब की स्ट्रेंथ में क्लियर डिफरेंस बता सकूं। ठीक हो गया। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कवर होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवाती हूँ आपको, जो हमारे पास है द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर।